Welcome to P. Agarwal editorial. So, the first article that we are going to discuss today is what is China's complaint against India at WTO. तो बेसिकली क्या हुआ है कि चाइना ने कंप्लेंट फाइल करी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अगेंस्ट इंडिया का जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चल रही है। तो चाइना ने क्लेम किया कि जो इंडिया की जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है वो वायलेट करती है WTO रूल्स को, क्योंकि वो एलिजली डिस्क्रिमिनेट करती है इंपोर्टेड गुड्स के अगेंस्ट, स्पेशली जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हों। तो PLI स्कीम है क्या? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है वो 2020 में लॉन्च करी गई। ये एक मेजर पॉलिसी थी जिसमें हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, इंडिया को ग्लोबल वैल्यू चेन्स के साथ इंटीग्रेट करने की, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को इनकरेज कर रहे थे थ्रू सप्लाई लिंकेजेस, और रिड्यूस कर रहे थे अपना डिपेंडेंस इंपोर्ट्स पे और आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट कर रहे थे। तो इससे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए जा रहे थे बेस्ड ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स इन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरीज, ऑटोज, फार्मा, टेक्सटाइल्स एक्सेट्रा। तो वाई इज़ द PLI स्कीम इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया? तो इंडिया के लिए ये इंडिया को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे compete करने में हेल्प करेगी, जैसे कंट्रीज जैसे कि चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया के साथ, जो ऑलरेडी काफ़ी लार्ज सब्सिडीज़ दे रही हैं अपनी इंडस्ट्रीज़ को। तो इससे फॉरेन इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट होंगे टू सेटअप द फैक्ट्रीज इन इंडिया। इससे काफ़ी जॉब्स क्रिएट होंगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इम्प्रूव होगा, सप्लाई चेन रेजिलियंस बढ़ेगा। तो इससे हम इंडिया की जो ग्रीन ट्रांजिशन है उसको सपोर्ट करा जाएगा, स्पेशली थ्रू EVs एंड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग। तो विच 3 PLI स्कीम्स डज चाइना अपोज? तो चाइना बेसिकली 3 स्पेसिफिक सेक्टर्स को अपोज कर रहा है: एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरीज, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, स्पेशली एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, देन EVs। तो अब इससे क्या हो रहा है कि चाइना का एलिगेशन क्या है कि उसे ऐसा लगता है कि जो इंडिया की PLI स्कीम है वो फाइनेंशियल अवार्ड्स उन्हीं कंपनीज को देती है जो कंपनीज डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन टारगेट्स को मीट करती हैं। जैसे ऑटो सेक्टर PLI को 50% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन टारगेट मीट करना पड़ता है, बैटरी PLI को 25% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन। तो चाइना के अकॉर्डिंग ये है कि इन कंपनीज को एक मीन्स बनाया जा रहा है टू पुश इंडियन मेड मटेरियल्स इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टेड वंस। तो इससे इंडिया क्या कर रहा है कि इंडिया, मतलब उनको ऐसा लग रहा है चाइना को कि डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन वही है कि हम इम्पोर्टेड गुड्स को मना कर रहे हैं और हम इंडियन बेस्ड मटेरियल को पुश कर रहे हैं। तो इसको वो इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन सब्सिडीज कह रहे हैं बेस्ड अंडर WTO लॉ। तो व्हाट डज WTO लॉ से अबाउट सब्सिडीज़? तो सब्सिडीज़ जो है वो इलीगल नहीं है, बट उनसे इंटरनेशनल ट्रेड डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये रूल्स आते हैं एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज़ एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स SCM। तो अब इसमें क्या है कि SCM को 3 सब्सिडीज़ में डिवाइड किया जाता है: प्रोहिबिटेड सब्सिडीज़, जो कि किसी भी सर्कमस्टांसिस में अलाउड नहीं है, जैसे कि एक्सपोर्ट सब्सिडीज़; इंपोर्ट सब्सिडीज़, जो कि डोमेस्टिक गुड्स को प्रमोट करे ओवर इम्पोर्टेड वंस; फिर एक्शनेबल सब्सिडीज़, ये चैलेंज करी जा सकती हैं अगर वो बाकी कंट्रीज़ के ट्रेड को ख़राब कर रही हैं; नॉन एक्शनेबल सब्सिडीज़, जिसमें जनरली परमिटेड होती हैं रिसर्च, रीजनल डेवलपमेंट, इन सब के लिए। वाई डज चाइना थिंक इंडिया वायलेटेड WTO रूल्स? तो चाइना ये कहता है कि इंडिया की जो PLI है वो इनकरेज कर रही है यूज़ ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स ओवर द इम्पोर्ट्स, फिर वायलेट कर रही है नेशनल ट्रीटमेंट अंडर GATT आर्टिकल 3.4 विच सेज इम्पोर्टेड गुड्स मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली, फिर ब्रीच कर रहा है ट्रिम्स एग्रीमेंट विच प्रोहिबिट्स लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट्स इन इन्वेस्टमेंट मेजर्स। इंडियाज डिफेंस, वाई वी आर नॉट रॉन्ग? तो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन जो कंडीशन है वो फोर्स नहीं कर रही है लोकल गुड्स को, वो जो वो मेजर है वो टोटल वैल्यू जो इंडिया में क्रिएट हो रहा है उस पर डिपेंडेंट है, और वो काफ़ी तरीक़ों से हो सकता है: लोकल असेंबली या इनोवेशन से, R&D डिज़ाइन जो है डोमेस्टिकली हो रहा हो तो, या इंटीग्रेशन हो रहा हो ग्लोबल पार्ट्स का इनटू लोकल सिस्टम्स। तो हमने कहीं पर भी नहीं कहा कि आप इंडियन मेड गुड्स ही यूज़ करो। इसलिए जो PLI है वो वैल्यू क्रिएशन प्रमोट कर रहा है, ना कि डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है अगेंस्ट द इम्पोर्ट्स। तो परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव है, ना कि रिस्ट्रिक्शन है। काफ़ी कंट्रीज, चाइना, US, यूरोपियन यूनियन, ये ऑलरेडी जो इंडस्ट्रियल सब्सिडीज़ हैं वो दे रही हैं क्लीन एनर्जी के लिए, बैटरीज, EVs। तो इंडिया की पॉलिसी भी अच्छी है, विद इन द ग्लोबल नॉर्म्स है ऑलरेडी। तो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट? स्टेप 1 इज़ कि पहले इंडिया और चाइना में कंसल्टेशंस होंगी WTO में एक सॉल्यूशन निकालने के लिए। अगर कोई अग्रीमेंट नहीं आता तो WTO में डिस्प्यूट पैनल
बनाया जाएगा। अपील पॉसिबल है, पर डब्ल्यूटीओ की जो अपीलेट बॉडी है वो इनएक्टिव है 2019 से। तो अगर चाइना जीत भी जाता है तो इन्फोर्समेंट जो है वो डिलेड होगी, स्टेटस को रिमेन रहेगा। बिगर पिक्चर इज जो केस है वो राइजिंग सब्सिडी वॉर्स को शो कर रहा है, जो जैसे कंट्रीज कर रही हैं, क्योंकि वो अपनी क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग को सिक्योर करना चाहती हैं। इंडिया की पीएलआई ग्लोबल ट्रेंड का ही पार्ट है। तो गोल है reduce import dependence, create green jobs and make India a manufacturing hub for the future. So the crux of the topic is चाइना कहता है कि इंडिया की पीएलआई बैन कर रही है इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन सब्सिडीज को, एंड इंडिया कह रहा है जो पीएलआई है वो फेयर इंसेंटिव है वैल्यू क्रिएशन और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। डब्ल्यूटीओ का कहना है कि वो मीडिएट करेंगे बट केस में ड्रैग फॉर ईयर्स। तो बॉटम लाइन इज इंडियाज पीएलआई इज वाइटल for economic independence and global competitiveness, not a WTO violation in spirit. Next article is an amended constitution bill, its constitutional issues. What is the bill about? तो जो constitution है 130th जो अमेंडमेंट बिल वो एम करता है टू अमेंड आर्टिकल 75 विच इज़ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देन आर्टिकल 164 स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आर्टिकल 239 ए स्पेशल प्रोविजंस फॉर दिल्ली। बिल कहता है कि अगर कोई भी मिनिस्टर अरेस्ट किया जाता है और कस्टडी में 30 कंसेक्यूटिव डेज के लिए रखा जाता है अंडर अ पनिशेबल ऑफेंस, जिसमें आपको 5 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा हो सकती है, तो वो उनको ऑफिस तो अगर वो प्रेसिडेंट हैं और गवर्नर हैं तो उनको रिमूव कर दिया जाएगा फ्रॉम देयर मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट या गवर्नर उस मिनिस्टर को अपने ऑफिस से रिमूव कर देंगे ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ऑन द 31st डे। अगर कोई एडवाइस नहीं दी जाती तो मिनिस्टर ऑटोमेटिकली सीज कर जाते हैं टू होल्ड द ऑफिस, एंड सेम रूल अप्लाई होता है प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के लिए। उनको भी ऑटोमेटिकली रिज़ाइन करना पड़ेगा बाय द 31st डे, और वो भी ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन तो लूज़ कर ही जाएंगे। सो वाई इज़ द बिल कंटेंशियस? तो 2 मेजर पॉइंट्स जो हैं कंसर्न्स हैं ऑपोजिशन को अगेंस्ट द बिल, वो क्या है कि एक तो अरेस्ट इटसेल्फ, जो कि पुलिस की डिस्क्रिशन होती है, चाहे कोई भी वो है तो उनको अरेस्ट करना है या नहीं। फिर कोर्ट्स डिसीजन ऑन डिटेंशन, जो कि इन्फ्लुएंस हो सकता है या डिले हो सकता है। तो ये पावर्स अगर मिसयूज़ करी जाएँ तो वो मिनिस्टर्स को अनफेयरली अपनी पोजीशन से हटा सकती हैं, स्पेशली ऑपोजिशन पार्टीज़ के। वाई अरेस्ट इज़ अ प्रॉब्लम? तो अरेस्टिंग समवन जो है वो ऑलवेज मैंडेटरी नहीं होता, ये डिपेंड करता है पुलिस ऑफिसर्स डिस्क्रिशन पे। सीरियस ऑफेंसेस में भी जो पुलिस है कैन चूज नॉट टू अरेस्ट इफ इट्स नॉट नेसेसरी। तो सेवरल कोर्ट रूलिंग्स हैं जिन्होंने क्लियरली कहा है, जैसे दीनन वर्सेस जयललिता केस में भी, कि अरेस्ट पावर जो है वो डिस्क्रिशनरी है, कंपल्सरी नहीं है। जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस में भी कहा गया कि पुलिस मस्ट जस्टिफाई एनी अरेस्ट और इट शुड नॉट बी अ रूटीन। फिर अमरवती वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में भी अरेस्ट नॉट मैंडेटरी इवन इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, एंड अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में भी कहा गया है पुलिस मस्ट रिकॉर्ड वैलिड रीजंस फॉर अरेस्ट। इवन सो जो नेशनल पुलिस कमीशन है उसने देखा कि 60% ऑफ अरेस्ट थे वो अननेसेसरी थे और अनजस्टिफाई थे, शोइंग कि कितना स्कोप है मिसयूज़ एग्जिस्ट होने का। रिस्क ऑफ मिसयूज़, तो जो पुलिस है वो अंडर पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है अरेस्ट कर ले और इस अरेस्ट को एक पॉलिटिकल वेपन की तरह लिया जाए। ऑपोजिशन लीडर्स हो सकता है टारगेट करे जाएं, अरेस्ट करे जाएं और उनको आफ्टर 30 डेज हटा दिया जाए अपनी पोजीशन से। तो ये बहुत अगेंस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन मॉरालिटी और फेयर गवर्नेंस के उसमें। तो 30 डे कस्टडी क्लॉज जो है कि रूल कहते हैं कि 30 कंटिन्यूस दिन अगर आप रह लिए जेल में तो ऑफिस लूज़ कर जाओगे। पर क्या ये क्या ये चीज़ अब डायरेक्टली बेल पे डिपेंड करेगी? अगर बेल ग्रांट हो जाती है 30 डेज से पहले तो मिनिस्टर रहता है, नहीं होती है तो वो ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन से हट जाता है। तो कोर्ट्स कहती हैं कि जो बेल है वो रूल है, जेल जो है वो एक्सेप्शन है, बट इन प्रैक्टिस जो बेल है वो ज़्यादा डिले कर दी जाती है। ऑफेंस का जितना लेवल है उसको देख के कई बार हम बेल डिनाई भी कर दी जाती है। तो इससे जो 30 डे रूल है उसको अनरियलिस्टिक बनाया जा रहा है, स्पेशली व्हेन इन्वेस्टिगेशंस एंड कोर्ट प्रोसेसेस टेक मंथ्स।
ignoring default bail. तो under section 167(2) CRPC and section 187 BNSS, if investigation isn't completed in 60 to 90 days, the accused has the right to default the bail. But जो amendments का 30-day limit है वो काफ़ी short है and doesn't align with these legal timelines, making it irrational. प्रॉब्लम्स जो है स्पेशल लॉज के साथ, जो बिल है वो अप्लाई करता है कोई भी ऑफेंस अंडर एनी लॉ इंक्लूडिंग पीएमएलए, एनडीपीएस, यूएपीए। तो ये लॉ जो है इनकी स्ट्रिक्ट बेल कंडीशंस हैं। हो सकता है एक्यूज़ जो है उसको इसमें एक्यूज़ को अपना इनोसेंस प्रूव करना होता है और एक्यूज़ को प्रूव करना होता है कि वो दोबारा मतलब ऐसा काम नहीं करेंगे। रिजल्ट क्या है, बेल बहुत मुश्किल हो जाती है। मनीष सिसोदिया को भी 17 मंथ्स जेल में रहना पड़ा बिफोर गेटिंग द बेल अंडर पीएमएलए। तो इस न्यू रूल में ही हैव लॉस्ट हिज पोजीशन विद इन 1 month इवन बिफोर द ट्रायल बिगेन। द बेल डिलेमा फॉर मिनिस्टर्स, जो एक मिनिस्टर है कस्टडी में वो फेस करता है हॉब्सन्स चॉइस, नो रियल चॉइस। मतलब कि अगर वो ऑफिस में रहता है तो कोर्ट्स ये कह के बेल डिनाई कर देती हैं कि उसका इन्फ्लुएंस हो सकता है विटनेसेस पे, और अगर वो रिज़ाइन कर दे तो वो अपना मिनिस्टीरियल रोल लूज़ कर देता है। किसी का पॉलिटिकल करियर इसमें ख़राब हो सकता है, अनफेयर प्रेशर बन जाता है। जुडिशियल डिस्क्रिशन एड्स अनसर्टनिटी, तो ग्रांटिंग बेल ऑफन जज के पर्सनल स्टैंस पे डिपेंड करता है, प्रो लिबर्टी और स्ट्रिक्ट। तो ये सब्जेक्टिविटी एक अनदर लेयर ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी को ऐड करती है। तो इवन विदाउट कन्विक्शन एक पर्सन अपना कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन लूज कर सकता है जस्ट ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड कस्टडी। तो कोर इशू है कि जो मेन फ्लॉ है 130th अमेंडमेंट बिल में, उसका फोकस जो अरेस्ट पर है, जो कि काफ़ी अनरिलायबल और मैनिपुलेबल ट्रिगर है। जो इंटेंशन है टू मेंटेन द पॉलिटिकल इंटीग्रिटी वो बहुत अच्छी है, पर एग्जीक्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा पावर दे रही है पुलिस को और कोर्ट्स को, एंड टू लिटिल प्रोटेक्शन टू द ड्यू प्रोसेस। समरी द बैलेंस वी नीड, तो अगर टेंटेड मिनिस्टर्स को रिमूव करना, इंटेंशन देखी जाए बहुत अच्छी है, क्लीन पॉलिटिक्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, पर रियल रिस्क इज हम इसको मिसयूज कर सकते हैं पॉलिटिकली। 30 डेज का जो कस्टडी लिमिट है उसमें भी इंश्योर कर रहे हैं हम अकाउंटेबिलिटी, पर रिस्क इज अनरियलिस्टिक है ये ड्यू टू बेल डिलेज। नेक्स्ट इज अप्लाइज टू ऑल लॉस, तो अच्छी इंटेंशन है कि इक्वल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, बट रिस्क इज कि स्पेशल लॉस में ये बहुत ज़्यादा हार्श हो जाएगा। कोर्ट एंड पुलिस डिस्क्रिशन, तो अच्छी इंटेंशन ये है कि इंडिपेंडेंट चेक्स होंगे, और रिस्क ये है कि ये सब्जेक्टिव और बायस्ड एक्शन लाएगा। सो द क्रक्स इज, जो बिल का गोल है कीपिंग क्रिमिनल्स आउट ऑफ द गवर्नमेंट इज वैलिड, बट जो मेथड है रिमूवल बेस्ड ऑन अरेस्ट एंड कस्टडी इज ओपन टू मिस यूज। अ बेटर वर्जन शुड इंश्योर checks and safeguards so that only proven guilt, not political targeting, leads to disqualification. So as it stands, the 130th Amendment Bill needs deeper scrutiny before becoming law. That's all for the articles today. Thank you.